Hello students, welcome to Study Khazana, and today I am here. We're going to discuss chapter number 1, Challenges of Nation Building, question answers and their images. And जैसे कि हम इसका कंटेंट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हर बार की तरह हम इसके इमेजेस और कार्टून और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आपको पता ही है कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने उस टाइम को डिस्कस किया था जो 1947 के बाद, जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, ये हमने चैप्टर में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं जो इस चैप्टर में गिवन है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे आपको जो इमेज दिखती है वो भी आपका जो करिकुलम का पार्ट है। ये इमेज जो आपको विजिबल हो रही है, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो एक साथ उन्होंने जोड़ रखा है एंड पीपल आर स्माइलिंग। ये जो इमेज है ये बेसिकली तब की है जब हिंदू और मुस्लिम्स के जो राइट्स थे कोलकाता में वो शांत हो गए थे और दोनों जो हिंदू मुस्लिम लोग थे उन्होंने मिलकर फ्लैग जो है फहराया था और खुशियाँ मनाई थी। एंड ये एक रेयर फोटो है उस टाइम की। तो क्वेश्चन में सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये इमेज किस चीज़ की है, कब की है, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंडिपेंडेंस या पार्टीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज है इस चैप्टर की वो है ये इमेज। ठीक है, इस इमेज को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और क्योंकि इंडिया का फ्लैग होस्ट हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्पीच दी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मिडनाइट 14-15 की मिडनाइट को नेहरू जी ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसका क्या नाम था। और ये बेसिकली रेड फोर्ट है जो पीछे दिखाया जा रहा है। और ठीक है, फ्रॉम रेड फोर्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि ये इमेज कौन सी है और ये कौन से टाइम की इमेज है। या एक बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो इमेज जो स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने जो बोली थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इमेज। उसके बाद जब हम सेकेंड इमेज पर आएंगे तो सेकेंड इमेज में क्या है देखते हैं। हाँ, ये 3 स्टैम्प्स दिखाई गई हैं। स्टैम्प ये लिखा है इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ इंडिया इनॉग्रेशन 26 जनवरी 1950। ये तीनों ही जो स्टैम्प हैं ये हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इम्प्लीमेंट हुआ था उसी के टाइम पे ये तीनों जो है स्टैम्प्स रिलीज हुई थी। और ये तीनों स्टैम्प जो हैं ये डेवलपमेंट की तरफ जो है डेवलपमेंट की तरफ जो है आपको शो कर रही हैं कि जैसे यहाँ पे जो है हैंडमेड प्रोडक्ट, कॉटन इंडस्ट्री जो है ये चरखा दिखाया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोशन दी गई है, यहाँ पे कल्चरल प्रमोशन की बात की गई है, सेलिब्रेशन की बात की गई है। तो ये बेसिकली जो है हमारे इंडिया को डिपिक्ट करते हुए कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हमारा मेन आइडेंटिटी है, क्या हमारी खास बात है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 स्टेम्प्स रिलीज की गई थी एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये जो तीनों स्टैम्प्स जो हैं ये बेसिकली कौन से टाइम पे जो है कौन से ईयर में पब्लिश की गई थी। ठीक है, एंड सो दिस इज अबाउट दिस इमेज। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है जो आप देख रहे हैं, जो इसके बाद आपको पढ़नी है वो है दिस इमेज। ठीक है, अब ये इमेज देखते ही आपको विजिबल हो जाएगी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेन में लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और ट्रेन कहीं से आई है या तो लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं। आपको पता है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी तो ऐसा बोला गया था और साथ ही साथ पार्टीशन भी हुआ था। तो भारत से लोग जो थे जो पाकिस्तान में थे वो भारत की तरफ आ रहे थे और भारत में जो मुस्लिम लोग थे पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। और ट्रेनों में भर भर के जो है लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे, जिसमें बीच में बहुत ज़्यादा मैसेकर भी हुआ था, बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था और मास किलिंग हुई थी। ये उसी इवेंट से रिलेटेड है। ये 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था उसमें जो लोग अपना घर छोड़ के दूसरे अपनी जगहों पे जा रहे थे उससे रिलेटेड ये इमेज है। ठीक है, और रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ लोगों को तो ना तो पाकिस्तान में जगह मिली ना इंडिया में जगह मिली।
और कम्युनल राइट्स हो गए थे, काफ़ी जो ट्रेनें जो है भर भर के जो है आ रही थी, जिसमें लोग जो थे लाशें जो है आ रही थी ट्रेन में भर के। खैर, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है, ये इमेज जो है ये बांग्लादेश की है, जो अब बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल की बात की जा रही, सॉरी ईस्ट बंगाल की बात की जा रही। जो बांग्लादेश था वो उस समय डिवाइडेड था और उसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था। 1947 के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया और 1971 के बाद वो बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ जो है यहाँ पे लिखा है नौखाली गांव में है। और जो है ऑब्वियसली पार्टीशन के टाइम में आपको पता है गांधी जी जो थे वो पार्टीशन से खुश नहीं थे। वो अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से बात कर रहे थे और उनको समझा रहे थे कि पार्टीशन से कुछ नहीं होगा, पार्टीशन में मुस्लिमों के साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सब बराबर हैं, सबको बराबर ही ट्रीट किया जाएगा आफ्टर दी पार्टीशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कौन है, ये किस जगह की बात है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है आपकी, वो आपका ये मैप है। ठीक है, मैप में बेसिकली क्या बताया गया है, इसमें हम देखेंगे कि दो तरीके के इंडेक्स दे रखा है। आप देखेंगे एक तो है येलो में ब्रिटिश इंडिया और दूसरा है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोकेट ब्रिटिश इंडिया या लोकेट प्रिंसली स्टेट, या हो सकता है कि आपको सपोज ये हैदराबाद एरिया जो है मार्क करके दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या प्रिंसली स्टेट है या ब्रिटिश इंडिया है या ये कौन सा प्रिंसली स्टेट है। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको खाली छोड़ के पूछ लिया जाएगा ये कौन से प्रिंसली स्टेट्स हैं। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने जो है इमेजेस इंपॉर्टेंट है उतने आपके मैप भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आपको पढ़नी है, ये आप इमेज देखते ही समझ जाएंगे। ये इमेज जो है इसमें दो लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद और दूसरे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, आपको पता है कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो निज़ाम था वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था भारत के साथ मिलने के लिए। 1 साल तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, फिर बाद में जो है कुछ वहाँ की इंटरनल क्राइसिस की वजह से इंडिया को ये मौका मिल गया कि वो हैदराबाद को अपने साथ मिला सके। ठीक है, तो ये इमेज दिखा के हो सकता है आपसे हैदराबाद की प्रॉब्लम या हैदराबाद के इशू का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज आपको दिख रही है, इसमें आप देखेंगे कि दो लोग आपको दिख रहे हैं। एक तो ये जो व्यक्ति हैं, ये देखने से ही पता चल रहे हैं कि ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जो थे जो सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ मिला रहे थे। तो आप देखेंगे कि ये तो हैं आपके राजा, ये उनकी प्रजा के ऊपर राजा बैठे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा से कह रहे हैं कि आपको नो डोंट गेट अप, आपको यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव मी दिस। जो उनके पास जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, मतलब जो उनके पास खुद के पावर्स थे, उनके राइट्स थे, वो अथॉरिटी जो है ये हमें दे दीजिए। बाकी जो आपकी पोजीशन है, जो आपका ओहदा है वो आप बना के रखिए। मतलब नाम के लिए आप राजा रहेंगे पर उस जगह की सारी अथॉरिटी जो है वो हमारे पास रहेगी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि भाई आप भारत का हिस्सा बनेंगे, पर आपके जो प्राइवी पर्स हैं जो इंदिरा गांधी ने बाद में हटा दिए थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये उस कार्टून को दिखाते हुए डिपिक्ट किया जा रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी प्रिंसली स्टेट, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ मिले थे, उनके जो प्राइवी पर्स थी, जो उनका प्रिविलेज था वो उनके पास रखा था, पर बाकी जितनी भी टेरिटोरियल अथॉरिटी थी वो इंडिया में मर्ज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है वो दोबारा से मैप है। ठीक है, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप इन 1961, यानी कि 1961 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, तब हमारा स्टेट जो था, हमारा जो भारत था वो कैसा दिखता था वो इसके अंदर मैप में आपको दिखाया गया है।
और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये नीचे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और आप इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है ये क्वेश्चंस जो है सेम क्वेश्चंस जो है आपसे जो है पेपर में पूछ लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको सारे जो जितने भी स्टेट्स हैं वो कौन से ईयर में बने थे, कब बने थे, यह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इमेज है वो क्या दिखा रही है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्प्ररी इम्प्रेशन ऑफ डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आप देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के करीब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया था। जब जो है आपका आई थिंक मद्रास अलग हुआ था और अलग अलग स्टेट्स में तेलंगाना की डिमांड आ रही थी और महाराष्ट्र गुजरात अलग होना चाहते थे, तो उस समय का ये इमेज डिपिक्ट की गई है कि जवाहरलाल नेहरू सभी स्टेट्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिमांड जो है स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू की सिचुएशन जो है बहुत बेचारे टाइप है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी डिमांड को माने और किसकी डिमांड को ना मांगने। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल यानी कि सारे स्टेट्स जो थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपनी स्टेट बनाने की डिमांड जो है उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखी थी और गवर्नमेंट किस तरह परेशान थी या किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रही थी या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट के आगे आ रहे थे, वो इस इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे विशाल आंध्रा, महागुजरात और समायुक्त कर्नाटका, ब्राह्मण महाराष्ट्र, तो बृहन महाराष्ट्र, तो अलग अलग डिमांड्स जो थी उस समय जवाहरलाल नेहरू के सामने थी, जिसमें से कुछ तो फुलफिल हुई और कुछ अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है, नेक्स्ट जो इमेज है वो बेसिकली जो है कॉक्सिंग अ जिनी बैक, मतलब जिनी को वापस, ये एसआरसी मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, कॉक्सिंग द जिनी बैक आस्क्ड इफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जिनी ऑफ लिंग्विज्म, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जितने भी ये बेसिकली ये जिनी जो है ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को बताया गया है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, सॉरी जो दिस इज नॉट अ प्रिंसली स्टेट्स, ये जितने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जितने भी स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस मूवमेंट जितने भी चल रहे थे उनको रोकने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है फ्रेम किया था और वो किस तरह इस मूवमेंट को ख़त्म करने की और इस मूवमेंट में उनको मर्ज करने की या उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और पीछे ये आपके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो पीछे खड़े हैं और जो है देख रहे हैं कि भाई ये एसआरसी जो है ये इस मूवमेंट को ख़त्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इमेज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है, नाउ दिस, ये इमेज यहाँ ख़त्म हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो है, Which among the following statement is about the partition is incorrect? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है पार्टीशन से रिलेटेड इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल सही है। पार्टीशन जो था वो टू नेशन थ्योरी के बाद ही हुआ था। उसके बाद सेकेंड है, पंजाब एंड बंगाल वर टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, पंजाब और बंगाल दो ही ऐसे स्टेट्स है जिनको हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर जो है बांटा गया था और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ये भी बिल्कुल जो है सही है। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटीजियस, ये चीज़ गलत है। कंटीजियस ये बिल्कुल जो है ये स्टेटमेंट भी, इस कंटीजियस मतलब क्या होता है कि कॉमन बाउंड्री, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉमन बाउंड्री नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल जो है एक्सट्रीम जो है ईस्ट में था और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट में था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटीजियस, ठीक है, वो कोई भी कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करते थे, ये ज्योग्राफिकली एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद जो लास्ट जो है, द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। पॉपुलेशन को ट्रांसफर करने की बात नहीं की थी, पाकिस्तान, इंडिया में से पाकिस्तान बनाने की बात की गई थी कि ज्योग्राफिकल बेसिस पे दो कंट्रीज को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है,
मैच द प्रिंसिपल विद द इंस्टेंसेस। अब यहाँ पे ए साइड में बी साइड को मैच करना है। मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड, डेफिनेटली रिलीजियस ग्राउंड पे जो हमने मैपिंग करी थी उसके अंदर जो फर्स्ट आंसर है दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो सेकंड इज द आंसर। उसके बाद सेकंड पर आएंगे, मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे वी हैव फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऑब्वियसली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमने इसकी बाउंड्री बनाई थी। डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री बाय जियोग्राफिकल जोन्स, बेसिकली इसमें होगा आपका फोर्थ, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फोर्थ। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन अ कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स, ठीक है। सो आंसर इज झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, टेक अ करंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड मार्क द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट, ठीक है। दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। आपको एक इंडिया पॉलिटिकल आउटलाइन मैप, फिजिकल मैप लेना है, और इंडिया फिजिकल कोई भी मैप हो सकता है जिसके अंदर आपको जूनागढ़, मैसूर, मणिपुर, ग्वालियर ये आपको मार्क करने हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैप आप थ्रू आउट चैप्टर देख रहे हैं ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया, हेयर आर टू ओपिनियंस। बिस्मे, द मर्जर विद द इंडियन स्टेट वॉज, द मर्जर विद एन इंडियन स्टेट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू अ पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये कह रहा है कि अगर हम इंडियन, द मर्जर विद द इंडियन स्टेट वॉज एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन स्टेट्स के साथ मर्ज कर देते हैं तो वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा, ठीक है। और इंद्रजीत कह रहा है, आई एम नॉट सो श्योर देयर वॉज फोर्स बीइंग यूज्ड। हो सकता है कि आप ये मर्जर के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड डेमोक्रेसी कम्स बाय, और डेमोक्रेसी कम्स बाय क्रिएटिंग। हमें डेमोक्रेसी फोर्सफुली नहीं, लोगों के जनमत से बनानी चाहिए, ठीक है। अब what is your opinion in the light of accession of princely states and the response of people in these parts? मेरे हिसाब से बिस्मय भी ठीक बोल रहा है और इंद्रजीत भी सही बोल रहा है। बिस्मय की बात ठीक है, क्यों कि अगर प्रिंसली स्टेट जो है भारत के साथ मिल जाते हैं अपनी मर्जी से तो डेफिनेटली जो है हम और अच्छी तरीके से मिलकर लोगों के लिए काम कर सकते हैं और डेमोक्रेसी को और अच्छे से रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंद्रजीत की बात भी सही है कि अगर हम ये मर्जर फोर्सफुली कर रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स में, डेमोक्रेसी में अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो डेमोक्रेसी की कोई रेलेवेंस नहीं है। और उनकी बात भी सही है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कंसेंसस से आती है। लेकिन अगर भारत का केस हम डिस्कस करें तो हमने किसी तरीके का फोर्स नहीं इस्तेमाल किया था, हमारी अप्रोच पूरी तरीके से क्लियर थी। हमने सारे प्रिंसली स्टेट्स को फ्री छोड़ दिया था। हम बिल्कुल विलिंग थे कि अगर वो अपनी मर्जी से आते हैं तो उनके किसी भी तरीके के जो प्रिविलेजेस हैं उनको हम नहीं छीनेंगे, और किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, टुडे यू हैव वॉन ऑन योर हेड्स अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। आज आपने अपने सर पे कांटों का ताज पहना है। द सीट ऑफ पावर इज अ नेस्टी थिंग। जो पावर होती है वो बहुत ही खराब चीज होती है, बहुत ही जो है डेंजरस चीज होती है। यू हैव टू रिमेन एवर वेकफुल ऑन द सीट। आपको अपनी सीट पे हमेशा जो है विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है। यू हैव टू बी मोर हम्बल एंड फॉरबियरिंग। आपको ज्यादा शांत रहना है, आपको लोगों को माफ करना है। नाउ देयर विल बी नो एंड टू योर बीइंग टेस्टेड। मतलब अगर आपने एक काम अच्छा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले टाइम लीनियंट हो सकते हैं। हर बार आपको टेस्ट किया जाएगा। अगर आप सीट पर हैं, अगर आप पावर पे हैं, तो हर बार आपको प्रूफ करना होगा कि यस आप जिस सीट पे हैं वो आप डिजर्व करते हैं। ये बात बोली M.K. गांधी ने, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट क्या है, इंडिया विल अवेक टू अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। इंडिया जो है एक जो आज़ादी की जो जिंदगी है वो उसमें वो जिएगी, उठेगी। वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। हम पुराने से नए में आ जाएंगे। वी एंड टुडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्चून। जो हमारी बदकिस्मती थी वो खत्म हो रही है।
इंडिया डिस्कवर्स हरसेल्फ अगेन, इंडिया दोबारा से खड़ी होगी, दोबारा से अपने आप को डिस्कवर करेगी. द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. जो अचीवमेंट हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है, अभी तो और अपॉर्चुनिटीज आनी बाकी हैं. ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है. अब नीचे क्वेश्चन क्या है, स्पेल आउट द एजेंडा ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट फ्लोज फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स, विच वन अपील्स मोर टू यू एंड वाई. जो पहली स्टेटमेंट है वो ये एजेंडा शो करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति पावर में आ जाता है तो वो एक्सट्रीम नहीं हो सकता. ठीक है, वो कभी भी मोनार्की नहीं हो सकता, वो कभी भी डिक्टेटर नहीं हो सकता. उसकी जो है पावर है उसको बार बार टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसको हटा भी दिया जाएगा. तो एजेंडा इसमें यह है कि देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हर समय जो लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ लीडर्स होंगे और जिनको हर बार चेक किया जाएगा कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो लाइन है उसमें ये एजेंडा नेशन बिल्डिंग का आ रहा है कि हमें जो है लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमें रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और इंडिपेंडेंस के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट की भी बात करनी है. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर दो मतलब इस तरह से आपको स्टेटमेंट आ सकती है और इस तरह से रिलेट भी किया जा सकता है कि इस बात को कहने का क्या पर्पस है या इस बात से क्या ऑब्जेक्टिव जो है निकल कर आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट आर द रीजंस बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेक्युलर. सेक्युलर वो देश होता है जिसके अंदर कोई भी एक धर्म प्रधान नहीं होता है. डू यू थिंक दीज रीजंस वर ओनली एथिकल एंड सेंटिमेंटल और वर देर आर सम प्रूडेंशियल रीजन एज वेल. पहली बात तो ये कि इंडिया को सेक्युलर बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं या है ही नहीं. ठीक है, इंडिया को अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर हम इवेलुएट करें तो वहाँ पे कल्चरल, एथिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी है. स्पेशली कल्चर और रिलीजन की बात करें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है. कहते हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को हिंदुस्तान बना दिया जाए, 40% लोग हिंदी बोलते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है. अगर 40% हिंदी बोलते हैं तो बाकी 60% जो है अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. तो किसी एक भाषा को अगर हम प्रधान बना देंगे तो बाकी लोग जो है अपने आप को देश के अंदर प्रिविलेज या देश के अंदर जो है लॉस्ट महसूस करेंगे. तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ हैविंग अ मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजन कंट्री. एवरी डायरेक्शन ऑफ इंडियन मैप इज़ फिल्ड विद द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी से फील्ड है. कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, सोच की बात करें, हर तरीके से डाइवर्सिटी है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेक्युलर रहें, तभी जो है देश की यूनिटी बन सकती. नहीं तो अदरवाइज अगर हम सेक्युलर होते तो फिर शायद हम अगर हम जो है किसी एक रिलीजन को प्रदान करते तो फिर हम डेमोक्रेटिक नहीं रह पाते. तो आई थिंक इंडिया जैसी कंट्री में जहां आपको डेमोक्रेसी स्प्रेड करनी है वह सेक्युलरिज्म तो होना ही चाहिए. और मैं ये मानती हूँ कि डू यू थिंक दे वर एथिकल एंड सेंटिमेंटल. एथिकल और सेंटिमेंटल भी हो सकते हैं पर प्रूडेंशियल भी है साथ ही साथ. प्रूडेंशियल रीजन, ये सॉलिड रीजन ये है इसके पीछे कि अगर हम किसी एक भाषा को प्रदान कर देते हैं, किसी एक भाषा को, लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कर देते हैं, तो बाकी लैंग्वेजेस जो अपने आप को इग्नोर्ड महसूस करेंगी. जो कम्युनिटी उस भाषा से बिलोंग है वो तो आगे आ गई, लेकिन बाकी बची हुई कम्युनिटी जो है वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगी. अभी सेक्युलर होते हुए ही हमारे देश में इतने रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हैं. अगर हम किसी एक धर्म को प्रदान कर देंगे तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट जो ना रिजॉल्व होने वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं. हो सकता है इसका फायदा बाहर नेबरिंग कंट्रीज उठाएं, टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इंट्रूशन जो है इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे ये प्रूडेंशियल रीज़न है कि सेक्युलरिज्म को होना ही चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, bring out two major differences between the challenge of nation building for eastern and the western region at the time of independence. ठीक है,
ईस्टर्न कंट्रीज में, मतलब ईस्ट और वेस्ट में आपको पता है बहुत डिफरेंस है। ईस्ट अभी भी जो है, ईस्ट जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट आती हैं आपकी, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये बेसिकली वो स्टेट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट चैलेंज फेस करती हैं। सबसे पहले तो एक ज्योग्राफिकल चैलेंज वो फेस करती हैं। सिर्फ एक असम ही एक छोटा सा पैसेज है जिससे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जा सकते हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो वेस्टर्न रीजन, सॉरी ईस्टर्न रीजन का जो चैलेंज है वो ये है कि उनको जो है बाकी रीजन्स के साथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के साथ कनेक्ट करना, जो डेवलपमेंट बाकी के साइड्स की हो रही है, रीजन्स की हो रही है, वो ईस्टर्न तक पहुंचना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, यूनिटी पर ध्यान देना, ठीक है, इस चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहिए। और वेस्टर्न में बेसिकली जो है, वेस्टर्न रीजन में और रिसोर्स, जैसे वेस्टर्न में आपका राजस्थान आ गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना, और ज़्यादा उनको डेवलप करना, और ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करना ताकि वो देश की डेवलपमेंट में काम करें। ईस्टर्न रीजन कहीं ना कहीं वर्ल्ड से, हमारी इंडिया से कटा हुआ महसूस करता है, तो उस कटाव को ख़त्म करना है और ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को एक रीजन बनाना है ताकि सबकी यूनाइटेड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टास्क ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था ये देखना कि कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो भाषा के आधार पर बनने बहुत ज़रूरी हैं, किन स्टेट्स में जो है मल्टी स्पीकिंग जो है लोग रहते हैं, किन स्टेट्स में मल्टी स्पीकिंग लैंग्वेजेस होने की, मल्टी लैंग्वेज होने की वजह से कुछ लैंग्वेजेस इग्नोर हो रही हैं। पूरी रिपोर्ट जो है उसको जो है प्रेजेंट करना, यही जो है इसके साइलेंट फीचर्स थे, और ये बताना कि किन किन स्टेट्स में बेसिकली डिवीजन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, इट इज सेड दैट द नेशन इज टू बी लार्ज एक्सटेंड एंड इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीफ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस एंड इमेजिनेशन, आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट मेक इंडिया नेशन। डेफिनेटली जो हम एक कंट्री बनाते हैं, जो हम बाउंड्री बनाते हैं, जैसे जो भारत की बाउंड्री है, ये एक इमेजिन्ड बाउंड्री है, ये भगवान ने नहीं खींची, ये हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। कोई भी देश, कोई भी कंट्री तब बनती है जब उसकी एक कॉमन सोच हो, सब एक ही तरीके से सोचते हो, सबकी भाषा एक हो, सबका धर्म और रहने का तरीका एक हो, विश्वास एक हो, पॉलिटिकल एस्पायरेशन एक जैसी हो, और कल्चरल एक जैसा हो, सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड हो, और तभी जो है उसको जो है एक यूनाइटेड ग्रुप, एक यूनाइटेड जगह बनाई जा सकती है। और भारत में बेसिकली जो भारत के लोग हैं वो भारत में इसलिए कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इसलिए कनेक्टेड महसूस करते हैं क्योंकि एक तो हमारे कल्चर जो है वो मल्टी डाइवर्स होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू हैं तो उनका जो है बाकी कम्युनिटी से कोई लिंक नहीं है। नॉर्थ ब्राह्मण के ऐसे बहुत से भगवान हैं जो साउथ में भी पूजे जाते हैं, और साउथ में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वेस्ट में भी की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी जो है भारत जो है एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड जो है कंट्री मानी जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे भारत को एक टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है उन्होंने जो है राज किया था, और कॉमन बिलीफ ये है कि हम सब जो है एक जो मैथोलॉजिकल हमारा जो कंसेप्ट है, भगवान में जो विश्वास है वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, हम लोग सभी जो है डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, और जो है कॉमन बिलीव जो है हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, ब्रदरहुड में भी विश्वास करते हैं। हमारे पास डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स सेलिब्रेशन है। तो और उसके बाद हमारा जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसको आप मेंशन करके इस बात को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन बिल्डिंग ओनली द सोवियत एक्सपेरिमेंट बियर्स कंपेरिजन विद द इंडियन। ठीक है, देयर टू अ सेंस ऑफ यूनिटी
had to be forged between many diverse ethnic groups, religious, linguistic communities and social classes. The scale, the geographical as well as demographic was comparably massive. The raw material of a state had to work with was equally unpropitious, a people divided by faith, driven by death and disease. मतलब इसमें बताया गया है कि जो सोवियत यूनियन और जो सोवियत यूनियन में नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस आए थे और जो भारत में जो चैलेंजेस आए थे उसमें कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है आप जो उसमें कुछ सिमिलैरिटी ला सकते हैं. सोवियत यूनियन बोला गया कि जहाँ वहाँ पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने जो है ये ग्रुप बनाया था. उसी तरह भारत के अंदर भी बहुत सारे जो है डाइवर्स ग्रुप हैं, बहुत सारे जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो हम तो और सबको जो है बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे आप इनको यूनाइट रख सकते हैं उसके बारे में बोला गया है कि भाई यू कैन ओनली यूनाइट देम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वल रिसोर्सेज. जब तक जो है ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, डाइवर्सिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, डेफिनेटली आप कंट्री को भी ढंग से रन नहीं कर सकते. सोवियत यूनियन में तो आपने देखा ही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस मैनेजमेंट सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट ही हो गई. लेकिन भारत जो है बहुत सक्सेसफुली इस डाइवर्सिटी को मैनेज करके बैठा है, सबकी जो डिमांड्स हैं, सबकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये बेसिकली जो है किन्होंने बोली है ये बात, नाम यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा. इट्स रामचंद्र गुहा. रामचंद्र गुहा, रामचंद्र, ये एम कैपिटल है, रामचंद्र गुहा जो है इन्होंने ये लाइन लिखी है. लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लिस्ट द कॉमनैलिटीज दैट ऑथर मेंशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन. क्या कॉमनैलिटी है, एथनिक ग्रुप्स की, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की और सोशल क्लासेस की. ठीक है, उसके बाद द ऑथर डज नॉट टॉक अबाउट द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू एक्सपेरिमेंट. कैन यू मेंशन डिसिमिलैरिटीज. डिसिमिलैरिटीज क्या हुआ, सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया. ठीक है, और भारत जो है अभी भी इन सारी डाइवर्सिटी के साथ बहुत सक्सेसफुली जो अपने देश को चला रहा है. ठीक है, उसके बाद इन रेट्रोस्पेक्ट विच ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट वर्क बेटर एंड व्हाई. डेफिनेटली इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे. 1947 से हमने अपनी कम्युनिटी को बाइंड करना शुरू किया था और अब 2017 है और अभी भी बहुत सक्सेसफुली हम इस सब डाइवर्सिटी के साथ वी आर डेवलपिंग एंड वी आर ऑन दी ग्रोथ ऑफ फर्दर डेवलपमेंट. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हो गए हैं. कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, आप मुझे दोबारा लिख सकते हैं. डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना. थैंक यू सो मच.